कल ही बोला था ना मेरे आने से पहले कर लिया करो। अच्छा एब्सेंट थे, ठीक है कल से घर जाके बोल दूंगा। कहाँ तक पढ़े थे बच्चे कल? हाँ जी, इकोनॉमिक्स नहीं, टर्मिनोलॉजी। दिखाओ नोट्स दिखाओ एक बार। पकड़ो। कल हमने ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति देखा था, इकोनॉमी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, जिसमें हमने सबसे पहले पशुपालन के बारे में देखा कि इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, पशु पाला करते थे। सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है वो घोड़ा था, जिसको हम अश्व के नाम से जानते हैं। लगभग 250 के आसपास उसके साक्ष्य हमको या उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। दूसरी चीज कि अश्व का उपयोग इनका बहुत ज्यादा था। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि जब युद्ध किया करते थे तब भी इन लोग उपयोग में लाया करते थे रथ चलाने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय इनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, जिसको गाय गौ या गौ के नाम से जाना जाता है, और इसके लगभग 175 बार साक्ष्य मिलते हैं ऋग्वेद में हमको, तो ये भी इनके लिए महत्वपूर्ण था। अन्य जानवर हैं जैसे बैल हो गया, भेड़ हो गए, बकरी हो गई, ये भी पाला करते थे। बैल के लिए देखो, बैल का साक्ष्य हमको ऋग्वैदिक काल में भी मिलता है, बैल का साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है और ऋग्वैदिक काल में भी मिलता है। लगभग 170 बार के आसपास इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसको लिख लीजिएगा कि बैल को हम वृषभ कहा करते थे ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमने देखा। दूसरी चीज हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखा था। हमने गोधूली के बारे में बात किया था, हमने दोहित्री के बारे में बात किया था, हमने गोधूमा देखा था, ठीक है। लास्ट में हमने गोघन वर्ड यूज किया था, जो कि काउ मीट के बारे में है ना उल्लेख मिलता है, एनसीईआरटी में भी इसका उल्लेख है। हालांकि ये बहुत कम रेयर मिलता था। ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत क्लोज हमारा रिश्तेदार है और अगर वो आ रहा है तो हम फिर ये सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं, नहीं तो गाय को पवित्र माना गया है और गायों को मारा नहीं जाएगा, ऐसी बातें की गई थी। लास्ट में हमने एक व्यापारी के बारे में देखा जो कि पणी कहलाता है और ये पशु चोरी करने में मतलब बहुत आगे था। और यहीं के साथ हमारा जो हाँ बेटा जो लिखने के लिए बोला, वृषभ, बैल को वृषभ कहा जाता था और लगभग आई थिंक 170 या 75 बार इसका उल्लेख है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस ये याद रखना कि बैल के भी साक्ष्य हमको अच्छा खासा देखने को मिला है। इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चले बच्चे। तो अब अपन को एग्रीकल्चर पढ़ना, कृषि। क्लियर यहां तक? शुरू करें? ओके, ध्यान से समझिएगा। कृषि जो है इनका सेकेंड ऑक्यूपेशन था, है ना। पहला क्या था बच्चे? क्या था? पशुपालन। तो ये द्वितीय ऑक्यूपेशन था या द्वितीय व्यवसाय था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बारे में हमको ऋग्वेद में कहाँ पे साक्ष्य मिलता है, तो पहले भी मैंने आपको बताया रहा होगा कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में हमको इसका साक्ष्य मिलता है। चौथे मंडल में बुनाई करने का, है ना, ये सब साक्ष्य हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद के 4th मंडल में, ठीक है। क्या क्या उगाया करते थे तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे ज्यादा जौ का साक्ष्य मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है। एक चीज महत्वपूर्ण है कि इन लोग चावल नहीं उगाया करते थे इस टाइम पीरियड पे। हमें हड़प्पा सभ्यता से चावल के साक्ष्य तो मिले हैं, गुजरात वाले क्षेत्र से, लोथल, रंगपुर हो गया, सुरकोतला हो गया, लेकिन यहाँ पे चावल के उतने साक्ष्य नहीं मिले। और जस्ट अगले साल जब हम जाएंगे, अगले साल इन द सेंस कि अगले टॉपिक में जब हम जाएंगे तो वहां पे हमको चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। क्यों? क्योंकि अभी इन लोग रह रहे हैं कहाँ?
इन लोग पंजाब वाले एरिया में, सप्त सैंधव प्रदेश में, और आज भी वहां पे चावल बहुत रेयर ही होता है। मतलब हालांकि पंजाब में होता है आज, लेकिन जिस क्षेत्र में ये रहते थे वहां जौ और गेहूं ही ज्यादातर होता था। जौ को यव कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, और गेहूं को गोधुमा कहा जाता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा तो ये नहीं पूछेगा, वो ये वाला वर्ड देगा। तो याद रखिएगा कि गोधुमा मतलब गेहूं है और जौ का मतलब यव हो जाता है। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, बार्ले एंड वीट, ठीक है, बार्ले एंड वीट। हाँ, मंडल को मंडल ही लिखते हैं, फोर्थ मंडल। लिख लिए यहां तक। अच्छा, एक चीज और, जो लैंड है, जो भूमि है, ये किसका होता था? किसी को आइडिया है? आपके पास जमीन है? जमीन है कितना? 2-3 एकड़। आपके पास बेटा? हाँ, 80-90 एकड़। क्या कर रहे हो यूपीएससी करके? जाओ यार खेती करवाओ, पैसे ही पैसे। सच्ची इतना है? गजब। हाँ, और किसी कोई बताना चाहेगा? कोई इससे भी अमीर अपने आप को मानता है? नहीं मानते? चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, ये हमारे हैं, ठीक है। चलो, तो तेरे से ज़्यादा अमीर हूँ मैं, ठीक है, बट अभी ये दादा के नाम पे है, पता नहीं हमको कब मिलेगा। सो बेसिकली ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप इसलिए बोल पाए, ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आपके नाम से रजिस्ट्रेशन है। एम आई राइट? यस ना? देखिए, जब भी जमीन पे रजिस्ट्रेशन होता है तो ये याद रखना इसकी हिस्ट्री कि ये प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश काल से। उससे पहले हमारे पास खुद का जमीन नहीं होता था, जमीन स्टेट का होता था, जमीन राज्य का होता था, जमीन सरकार का होता था। औरंगजेब के टाइम पीरियड पे या फिर उससे भी पहले अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत हम आगे पढ़ेंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा 2 मिनट एकदम शांत बैठ जाना, क्योंकि आगे की चीजें बता रहा हूं। हम देखेंगे कि 1175 एडी में एक मुस्लिम आक्रमण आता है भारत में, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जो है 1206 तक भारत में शासन करता है, या दिल्ली में शासन करता है बेसिकली। और उसने एक प्रथा चलाया था जिसको कहते हैं इक्तादारी सिस्टम या इक्ता सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम का मतलब है कि ये पूरा जमीन है देश का, इस जमीन का टुकड़ा कर दूंगा और एक टुकड़ा एक इंसान को दे दूंगा, वो इंसान इक्तेदार कहलाएगा, और ये पूरी व्यवस्था इक्तादारी कहलाता था, ठीक है। यानी आप उस जमीन पे जितने भी राजस्व मिलेगा, जितने भी पैसे मिलेंगे, जितने भी रेवेन्यू मिलेगा, उसका आप पूरे खर्चा निकालोगे, जो भी पैसा बचेगा आप राज्य को दे दोगे। ये आपकी ड्यूटी है। वो जमीन आपका परमानेंट नहीं है, वंशानुगत नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है, ये आपको मिला है, आपके बेटे को नहीं मिलेगा। यहां से पहली बार ये चीजें शुरुआत हुई। हालांकि ऐसा नहीं था, इससे पहले भी जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल से पहले सातवाहन पढ़ेंगे, सातवाहन से ही भूमि दान देने की परंपरा शुरू हो गई थी। लेकिन इसको सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले गुप्ता थे, और यही कारण है कि जैसे ही गुप्ता डिक्लाइन हुए, बहुत छोटे छोटे राजा इमर्ज हो गए, क्योंकि ये भूमि जब उनको दिया गया था वो उसके मालिक हो गए थे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये व्यवस्था आगे चला। हालांकि गौरी ने दिया था, लेकिन इल्तुतमिश आता है और इल्तुतमिश इसको ज्यादातर आगे बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे 1210 में वो शासक बनता है, लाइक कुतुबुद्दीन का वो गुलाम हुआ करता था। फिर हम आगे जाएंगे तो अकबर के टाइम पीरियड पे मनसबदारी व्यवस्था हम पढ़ेंगे। ये व्यवस्था चला आपके 1192 तक, या फिर 1792 तक चला। उसके बाद भी थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन फिर अंग्रेज आए और अंग्रेज इसको पूरी तरीके से बदल दिए, और पूरा जमीन जो है, जिस किसान, जो भी किसान वहां पे अपना फार्मिंग करता था, एग्रीकल्चर करता था, उसको दे दिया गया। तो ये पूरी व्यवस्था है जो कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पे जाके हमको जमीन के बारे में पढ़ना है। अभी बात करें तो ये जितने भी जमीन है, ये किसी एक इंसान का नहीं है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का स्वामित्व नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का ऑनरशिप नहीं है। बस यही समझाना था मुझे,
बात समझ में आ रही है? ये मान लो जमीन है, सब लोग जा रहे हैं एक साथ इसमें खेती कर रहे हैं, जितने भी खेती होगा, जितने भी प्रोडक्शन होगा, जितने भी उत्पाद होगा, सब आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यानी कि लैंड पे किसी का भी ऑनरशिप नहीं है। ये भूमि, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप जौ गेहूं उगा रहे हो, सब लोग एक साथ एक जमीन पे काम करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन होगा सब आपस में बांट लेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि जमीन पर या भूमि पर किसी का स्वामित्व नहीं था। लैंड ओनरशिप ऐसे लिख सकते हो कि नॉट डिफाइंड। बाकी मैंने आपको आगे की चीजें बता दी है, जब हम आगे जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूछता है, तो ब्रिटिश का जब हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उससे पहले की बातें हमको पता होनी चाहिए ना। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर। अभी हमारा इकोनॉमी ही चल रहा है, उसमें सेकेंड टॉपिक हमने एग्रीकल्चर पढ़ा। अब हम देखते हैं आगे व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर से किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे, है ना? किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, आधा आधा नहीं, इक्वल। हाँ, हाँ, जमीन डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान के चलो ये एक खेत है ना, और हम लोग सब एक कबीले के लोग हैं, तो हम लोग सब आके इसमें धान रोपेंगे, सब आके गेहूं रोपेंगे, सब एक साथ काम करेंगे, और जब प्रोडक्शन हो जाएगा, जब सब कुछ हो जाएगा, उसका वीविंग हो जाएगा, लाइक मतलब आप उसको लेके घर में आ गए, अब सब आपस में बांट लो। इस तरीके से सिंपल समझो, एक परिवार है, मान के चलो आपके परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोग एक साथ काम करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि भाई अलग रोप रहा है अपना, है ना, अलग गेहूं बुन रहा है कि नहीं मैं तो अलग ही रहूंगा, ऐसा नहीं होता था ना। तो सेम उसी प्रकार से कबीले के लोग थे, सब आपस में एक साथ काम करते, जब भी प्रोडक्शन पूरा हो जाता फिर जाके बांटते। और किसी को कुछ पूछना है? नो। अब देखते हैं व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में। एक चीज याद रखना, अभी यहाँ पे मुद्रा के रूप में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 2 तरीके से मुद्रा यूज करते थे। एक को कहा जाता है शतमान और दूसरे को कहा जाता है निस्क। एक है शतमान और दूसरा है निस्क। ठीक है, निस्क क्या है? तो ये गले का एक हार हुआ करता था। आप लोग पता नहीं कोई जानते हो, कोई ट्राइबल रीजन से है क्या? ट्राइबल एरिया, कोई ट्राइबल एरिया है बस्तर वगैरह, आप हो ना, आपने देखा होगा वहां की जो पुरानी औरतें होती थी गले में कुछ चांदी के सिक्के वगैरह या कुछ पहना करती थी, ये मोटा मोटा हसुली हम लोग बोलते हैं हमारे साइड में, अभी भी पहनते हैं। और कोई देखा है? तो गले आप देखे हो, तो गले का जो हार होता है उसको निस्क कहा जाता है। ये आप लिख सकते हो, गले का हार। और ये जो शतमान है, चूंकि इनके लिए पशु महत्वपूर्ण था, तो 100 पशुओं के समूह को शतमान कहा जाता है। 100 पशुओं के समूह को, ग्रुप ऑफ 100 एनिमल्स, ये शतमान कहलाता है। तो ये 2 प्रकार के मुद्रा चल रहे थे, बट ऐसा कोई मुद्रा नहीं है। सिंपल आप बोल सकते हो कि 100 पशुओं के समूह को शतमान कह दिए और गले का जो हार है उसको निस्क कह दिए। हालांकि जो व्यापार है वो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली से चल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली से ही चल रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब है एक हाथ लो एक हाथ दो, है ना। मतलब आपको गेहूं खाना है, आप मेरे से गेहूं ले लो, आप मेरे को जौ लेना है, आप मुझे जौ दे दो। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम चलता था कि वस्तु अगर मेरे पास कुछ है और अगर वो आपको चाहिए तो आपके पास जो है वो मुझे चाहिए। इज इट क्लियर? तो अभी भी यहाँ पे मुद्रा वैसा कुछ चला नहीं, रुपया पैसा ऐसा कुछ आया नहीं, सिंपल वस्तु विनिमय प्रणाली से ही इनका व्यापार हो रहा है। ये पॉइंट अपन को याद रखने हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इन लोग और क्या धातु वगैरह बनाते थे? तो तांबे का उपयोग तो होता ही था अभी भी। दूसरी चीज कांसे का उपयोग होता था, यानी कि कॉपर के साथ साथ आपका ब्रॉन्ज उपयोग करते थे। और इन धातुओं को अयास कहा जाता था, यह पॉइंट याद रखिएगा।
अयस्क नहीं बोला है मैंने, अयस्क दूसरा चीज होता है, इनको अयास कहा जाता था। हर टर्म का संस्कृत नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ये संस्कृत नाम ही पूछेगा, ठीक है। तो इन लोग तांबे, इन लोग कांसे का उपयोग करते थे, जिसको हम अयास कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था। मुद्रे के रूप में निष्क और शतमान का उपयोग होता था। आपको जानना चाहिए कि निष्क का मतलब गले का हार होता है और शतमान का मतलब 100 पशुओं का समूह को माना जाता है। नोटेड डाउन। कॉइन बोल लो। कल से कुछ आज ज्यादा समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? ठीक, हो गया यहां तक। थोड़ी सी टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो व्यवस्था कैसी थी। तो मैंने वो ऑलरेडी बता दिया है। क्या था टैक्स? कोई था क्या? निश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी बलि और भाग के रूप में दिया करते थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि टैक्स अभी यहां पे नहीं है, बट फिर भी भाग और बलि के रूप में राजा को दिया करते थे, राजा को दिया करते थे। ये पॉइंट याद रखना है, लिख लीजिए। हाँ बेटा, लाइव नहीं देखा है ना आपने कल, तो कम से लॉगिन नहीं हो रहा है, करवा लेना आज, ठीक है। कल ही मैंने बहुत डिटेल में बताया बलि और भाग, 2 मिनट में समझा रहा हूं। इधर देखो, जब हम राजा के पास जाते हैं तो उनके लिए कुछ हम भाग लेके जाते हैं अपने, जो भी लाइक मान लो कि मेरे पास 100 बोरी गेहूं हुआ है, तो मैं 1 आध बोरी राजा को दे दिया भेंट के रूप में। जब राजा आएगा तो हम उनको बलि चढ़ाएंगे। बलि का मतलब जानवर ही नहीं, बलि का मतलब कुछ भी सेक्रीफाइस करना, जो भी हमारे पास है वो सेक्रीफाइस करना, दैट इज बलि। तो राजा को अपने मन से भेंट के रूप में, जैसे मान लो हम रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना, सेम उसी प्रकार से बलि और भाग के रूप में हम राजा को दिया करते थे। ऐसा कोई टैक्सेशन नहीं था कि आपको 30% इनकम टैक्स, 10% सेस, ये सब देना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये पॉइंट लिख ही लो, कंफ्यूज करता है। लोहे का उपयोग नहीं होता है अभी भी, एक पॉइंट लिख लीजिए, लोहे का अभी भी खोज नहीं हुआ है, लोहे का उपयोग अभी भी नहीं हुआ है। क्लियर है बेटा? आगे चले। तो ये इकोनॉमी हो गया। अगर किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो, फिर हम समाज पढ़ेंगे। एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। क्या क्या? इक्वल का मतलब एकदम 1-1 किलो नहीं बेटा। जैसे मान लो आपके परिवार में 4 लोग हैं और इनके परिवार में 10 लोग हैं, है ना। 4 तो मैं बहुत रेयर बता रहा हूँ, आपके परिवार में 15 लोग होंगे, ठीक है, और आपके परिवार में 20 लोग होंगे, तो आपके खाने के इतना है ना, कि इतना में तुम्हारा हो जाएगा लेके जाओ, इतना में आपका हो जाएगा लेके जाओ, इतना में इनका हो जाएगा लेके जाओ। अब कोई इंसान अकेला है, मान लो उसकी शादी ब्याह हुआ ही नहीं है, वो शादी किया नहीं, अकेला है, तो उसको हम थोड़ी 15-20 किलो देंगे, तो उसको उसके खाने के हिसाब से देंगे। इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इक्वल का मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं, आपको जितना जरूरत है लेके जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से और किसी को कुछ नो? देखो मेरे को मत देखो, कॉपी देखो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। किंग को ज्यादा मिलता था, किंग भी काम करता था, है ना। ये मत सोच रहा है कि किंग काम नहीं करता था, किंग भी काम करता है। इवन आप लोग ये कहानी सुने होंगे कि सीता जी जो मिली हैं वो जमीन से मिली हैं, है ना। कब मिली हैं? जब उनके पिता हल चला रहे थे। इवन अभी आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिद्धार्थ के बारे में पढ़ेंगे, महावीर के बारे में पढ़ेंगे, इन लोग भी हल जोतते थे। तो यानी हल जोतना पवित्र माना जाता है। आज भले इसको लाइक ऐसा बोला जाता है कि देहाती गवार है, लेकिन उस समय पे ये पवित्र काम होता था। राजा भी प्रोडक्शन करता था, वो भी बैल चला हल जोतता था, ठीक है। तो सब अपना काम करते थे। हालांकि ये जितना भी मिलता था राजा को ज्यादा मिलता था, है ना। और किसी को कोई डाउट? नो? आगे चले।
हाँ पूछो। तो ये बोले कि जो आपको लिखा है वो लोग माला बनाते हार, उसको यूज क्यों नहीं करते? चांदी का जो था अभी यूज नहीं करते थे, सिस्टम अभी नहीं बना है, सिस्टम जब बनेगा तब यूज करेंगे। यही वाला चीज मैं अगले क्लास में बताऊंगा। जब यूज नहीं करते थे बेटा, जैसे बोलते हैं ना कि 4 गज की दूरी, जैसे बोलते हैं 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर क्या 1000 मीटर, मीटर क्या 1 हाथ, तो ऐसे बताने के लिए यूज करते थे। आज भी आप लोग देखोगे तो गांव में, पता नहीं आप लोग गांव में रहे हो कि नहीं रहे हो, मान लो तालाब में हो और तालाब में बोलते हैं कि कितना गहराई है, तो बोलते हैं 1 इंसान की गहराई है। अब 1 इंसान की गहराई मतलब क्या आप नाप के जा रहे हो क्या, अंदाज लगाते थे ना। तो वैसे ही कितना चाहिए तुमको गेहूं, तो ज्यादा नहीं, 1 आध सतमान दे दो, 1 आध सतमान यानी 100 जानवरों के बराबर। तो इस तरीके से एक अंदाज लगाया जाता था, जैसे इतना मोटा मोटा पहना करते थे। अभी आप लोग भी सही तरीके से देखे नहीं हो, हम लोग जब छोटे छोटे थे और पापा के साथ जाते थे ट्राइबल एरिया में, मतलब कुछ काम से या फिर उनको बुलाने के लिए या कुछ के लिए, उन लोग ये मोटा मोटा हार पहना करते थे चांदी वगैरह का, है ना, पूरा एकदम इतना फैला रहता था। तो उन सब का मतलब है कि इतने वजन का हमें चाहिए एक अंदाज के रूप में। मुद्रा अभी भी उपयोग नहीं हो रहा है। मुद्रा का पहला जो उपयोग है हमको महाजनपद काल से मिलेगा, जिसको हम पंचमार्क सिल्वर कॉइन कहते हैं। यानी कि एक चांदी का मटेरियल होता है, उसमें पंच मारते हैं, पंच का मतलब मुहर मारते हैं और उससे एक शेप बन जाता है। ये पहला साक्ष्य मिला है हमको। तो अभी हम बार्टर सिस्टम ही उपयोग कर रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली ही उपयोग कर रहे हैं। आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट रातों रात नहीं होता। मोदी जी का शासन नहीं चल रहा है कि रात को 12 बजे आए, भाई और बहनों कल से ये बंद, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। तो अभी धीरे धीरे आदत लगा रहे हैं कि हाँ ये हमारे पास एक मुद्रा के रूप में डेवलप हो रहा है, जैसे ही आगे जाएंगे मुद्रा लॉन्च कर देंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीजें समझते चलिए। बहुत डिफिकल्ट होता है एंशिएंट इंडिया में ये समझना कि क्या आज है। जैसे हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे। गोल्ड यानी कि सिक्के जो है, जो सोने का सिक्का है, लगभग 200 साल बाद डेवलपमेंट हुआ है। 200 साल लगे उसको डेवलपमेंट होने में, तो ऐसे अचानक नहीं होता है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। और किसी को कोई डाउट है? पूछिए। ऑफ कोर्स राजा को भी करना होता था। राजा अभी राजा नहीं है, राजा सिर्फ समुदाय कबीले का सरदार है। ठीक है। और किसी को? अभी आप लोग राजा का मतलब अकबर बिरबल से कंपेयर मत करना। अभी सिर्फ इतना कंपेयर करो कि इन लोग एक आदिवासी या आदि मानव है ना, एकदम कबीले हैं, जंगल में रहते हैं और उनका एक सरदार है। मूवी देखे होगे ना, वो भी तो लुंगी ही पहन के घूमता है। वो कौन सा एकदम हीरे जड़े हुए हैं उसके शरीर पे। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं कबीलों में से थोड़ा सा ऊपर है, बस इतना समझो। राजा का मतलब अभी अकबर बिरबल टाइप के नहीं है, महाराणा प्रताप टाइप के नहीं है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? आगे चलें। अब चलते हैं समाज। आप लोग इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री में। अब क्या मैं मान लूं? हाँ, किसको किसको आ रहा है इंटरेस्ट? अच्छा, किसको किसको नहीं आ रहा है अभी भी? हाथ खड़ा कर सकते हो। नहीं आ रहा है आपको? कब करेंगे सर? अच्छा, और किसको नहीं आ रहा है आपको बेटा? तो हाथ खड़ा काहे नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं बोलूंगा मैं, बवाल हो जाता है नहीं तो। ठीक है, चलो आगे चलें। अब अपन को सोसाइटी देखना है। सोसाइटी का मतलब फिर भी याद रखना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वो तीनों सिस्टम याद रखना है। एक सत्ता, दूसरा वंशीय और तीसरा लोकलाई। ठीक है, यानी अथॉरिटी का मतलब अगर पिता के हाथ में है तो पितृसत्तात्मक, माता के हाथ में है तो मातृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल। वंश का मतलब शादी के बाद शादी के बाद लड़के का नाम
जाएगा बेटे को या लड़की का नाम जाएगा, नाम का मतलब सरनेम, उसको हम वंशीय कहते हैं। अगर माता का नाम जा रहा है तो मातृवंशीय, और अगर पिता का नाम जा रहा है तो पितृवंशीय। लोकल आई का मतलब कि शादी के बाद आप किसके घर में जा रहे हो। अगर लड़की लड़के के घर में जा रहा है तो पैट्री लोकल, और अगर लड़का लड़की के घर में जा रहा है तो ऐसे तो घर जमाई कहते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से मैट्री लोकल कहते हैं। तो ये 3 वर्ड पहले भी मैंने आपको बताया है, ध्यान से समझिएगा। अभी अगर हम देखें सामाजिक स्थिति, तो अब सामाजिक स्थिति बदल चुका है। क्यों बदल चुका है, क्यों ऐसा मैंने कहा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि वहां पे मातृसत्तात्मक था। समाज कैसा था बेटा, मातृसत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल था। ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है ना। अब सिचुएशन इतना चेंज हो चुका है कि यहाँ पे जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक है। कैसा है बच्चे, पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल। देखिए एक चीज होता है कि पैट्रियार्कल है, लिखो मत अभी, थोड़ा समझा लेने दो मेरे को, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, यहाँ से मेंस पूछता है। पितृसत्तात्मक है, इसका मतलब क्या महिलाओं की स्थिति खराब है क्या, हो सकता है। आपको कैसे पता, कैसे पता, हाउ यू नो, आप कैसे जान सकते हो कि महिलाओं की स्थिति खराब थी कि अच्छी थी, बताओ। सभा में सभा और विविधता में थे, पढ़ने का अधिकार था, जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, यानी कि समाज पितृसत्तात्मक तो है, बट ये महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब अच्छी थी सिर्फ नहीं बोलना है, हम कोई एसएससी रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे कि बस बोल दिया अच्छी थी, प्रूफ दो मेरे को, ठीक है। प्रूफ क्या दे सकते हैं, सबसे पहली चीज, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती थी, जितने भी सभाएं होती थी, सभाएं लाइक सभा हो गया, विधत हो गया, जो हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, इनमें महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारीता थी। जब आप राजनीतिक काम कर रहे हो, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हो, मतलब कि आपका समाज तो इतना ओपन है ना कि आपकी महिलाएं जाके सभा में बैठ रही हैं, सभा में डिसीजन ले रही है, डिसीजन मेकिंग का काम दे रहे हो आप उनको, तो यानी कि महिलाओं की स्थिति ऑब्वियस सी बात है अच्छी है। दूसरी चीज, महिलाओं को शिक्षा है ना प्राप्त करने का अधिकार था, इन लोग पढ़ा करते थे। बहुत देखोगे कि ब्रह्मवादिनी महिलाएं हुए हैं, विदुषी महिलाएं हुए हैं। विदुषी महिलाएं का नाम लोपमुद्रा हो गया, अपाला हो गया, घोष हो गया। तो ये महिलाएं वो थी जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी, और इवन ये लोग ग्रंथ भी लिखा करते थे, ग्रंथ भी संकलित किया करते थे। इन्हीं महिलाओं को विदुषी महिला या इन्हीं महिलाओं को ब्रह्मवादिनी महिला कहते हैं। ये पॉइंट अपन को याद रखना है, ठीक है। यानी कि इनको शिक्षा का, इनको डिबेट करने का भी अधिकार था, यानी कि वाद विवाद करने का भी अधिकार था। इन लोग वाद विवाद भी करते थे, डिबेट भी होता था, और इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। इसलिए कहा गया है कि चूंकि समाज हमारा पितृसत्तात्मक तो है, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम लिख लो, जैसे कुछ एग्जाम्पल महिलाओं की, तो अपाला हो जाएगा, घोष हो जाएगा, लोप मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। इनको क्या कहते हैं बाबू, तो विदुषी महिला कहते हैं, विदुषी महिला, या इसी को ब्रह्मवादिनी कहते हैं, ब्रह्मवादिनी, ठीक है। विदुषी, ब्रह्मवादिनी, ये हो जाएगा अपाला, ये हो जाएगा घोष, और ये हो जाएगा लोपोमुद्रा। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। क्या, अच्छा, ये पॉइंट याद रखिएगा, और ब्रह्मवादिनी तो याद ही रखना, क्योंकि यहाँ से आईएएस में क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, ठीक है। ये विदुषी महिलाएं होती थी जिन्हें ब्रह्मवादिनी भी कहते थे, या ब्रह्मवादिनी होती थी जिन्हें विदुषी महिला भी कहते थे, जिनको शिक्षा, डिबेट एक्सेट्रा का अधिकार प्राप्त था, जैसे अपाला, घोषा, लोपमुद्रा। विश्वसारा भी हुआ करती थी, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विश्वसारा
तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको लिख लेने हैं। और ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जस्ट अगले ही टॉपिक में ये सारा खुशी खत्म हो जाता है, उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। हालांकि उस समय भी शिक्षा का अधिकार था उनको, वो उस समय भी पढ़ा करती थी। अपाला घोषा लोप मुद्रा, लोपो मुद्रा, विश्व सारा। नींद आ रहा है क्या? सो जा सो जा सो जा। जिसके पास 80-90 एकड़ जमीन हो वो क्या टेंशन लेगा? अच्छा, रात भर सोया नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, दिन में लाइब्रेरी में जाके सो लो। हो गया बच्चे? हो गया यहाँ तक? आगे चलें? ध्यान से समझना, लिखना मत, मैं टाइम दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। अब थोड़ा सा इनके हम समाज के बारे में देख लेते हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में तो देख लिया, थोड़ा सा हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं। तो आपको पहले भी या कई बार बताया है मैंने कि समाज जो था वो कबीलाई था, है ना? समाज कैसा है? बोलते जाओ ना। कबीलाई समाज है, यानी ट्राइबल चिफडम है, ट्राइबल चिफडम। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। समाज में किसी भी प्रकार का जाति व्यवस्था नहीं है, ये पॉइंट याद रखना है। अभी जाति नहीं है, मैं आगे भी बताते चलता हूं इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा अभी से दिमाग में घुसते जाए। जाति व्यवस्था आएगा महाजनपद काल में, ठीक है? महाजनपद काल जब हम पढ़ेंगे 600 BC, तब जाति इमर्ज होगा। हाँ, अभी वर्ण व्यवस्था है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद के अंतिम चरण में आया है, अंतिम चरण में, ठीक है? प्रारंभ में नहीं। जैसे मतलब कि हमारा ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 BC तक चल रहा है, तो ये लगभग आप बोलोगे कि 1100, 1200 या 1000 इस समय पे आया है। शुरुआत में नहीं था, प्रारंभ फेज में नहीं था, अंतिम फेज में वर्ण देखने को मिलता है। दूसरी चीज कि सर प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में जो समाज है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक जो कि योद्धा समूह थे, जो वॉरियर थे, है ना? दूसरा पुरोहित समाज था, पुरोहित वर्ग यानी पृष्ठ, और बाकी योद्धा और अगर पृष्ठ को हटा दो तो जितने भी बचते हैं उनको हम सामान्य जन्य कहते हैं, सामान्य जन्य या जनरल पीपल, जनरल पीपल। तो समाज हमारा इन 3 वर्गों में बटा था, ठीक है? इन 3 क्लासेस में बटा था, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है, और इसलिए अंतिम चरण कहा मैंने क्योंकि इसका साक्ष्य हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये मंडल बाद में लिखा गया है, उत्तर चरण में लिखा गया है, लेट फेज में लिखा गया है, और यहां से हमको वर्ण के साक्ष्य मिलते हैं। कहा गया है कि वर्ण जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। वर्ण कितने हिस्सों में बटा हुआ है, या समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ है। पहला है ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि सर ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है, एक चीज और याद रखना बच्चे कि ये वर्ण का व्यवस्था जो है ना, ये अभी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही टफ नहीं है। दूसरी चीज, वर्ण का मतलब यहां कलर से है, ठीक है, कलर से है। कलर का मतलब कि लाइक जो मतलब कलर का मतलब यहां रंग नहीं है, वर्ण का मतलब कलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि काम के आधार पर डिवाइड किया गया है, काम के आधार पर। सपोज एग्जांपल देता हूं, मेरे परिवार में मान के चलो 4 लोग हैं, जिसमें मैं टीचिंग का काम करता हूं, तो मैं ब्राह्मण हो गया। मान लो मेरा भाई आर्मी में है तो वो क्षत्रिय हो गया। मान लो मेरे पापा व्यापारी हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं, तो वो वैश्य हो गए।
मेरी मम्मी हाउसवाइफ है तो वो शूद्र हो जाएगी। काम के हिसाब से समाज के 4 वर्णों में डिवाइड कर दिए थे हम, ठीक है। एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग मिलते थे, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, लेटर वैदिक एज में जाएंगे, तो ये जन्म के आधार पर हो जाएगा, यानी कि वर्ण जो है वो हेरिडेटरी हो जाएगा। अगर आप ब्राह्मण के बच्चे हो तो ब्राह्मण ही कहलाओगे, अगर शूद्र के बच्चे हो तो शूद्र ही कहलाओगे। ये बहुत डिबेटेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ शुरुआत से। देखिए, समाज जो है वो कबीलाई समूह है, कबीले के रूप में हम काम करते थे। समाज में किसी भी प्रकार का जाति नहीं था। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, योद्धा, पुरोहित, सामान्य जन। हालांकि उत्तर काल में, ऋग्वैदिक के ही उत्तर काल में या लेट फेज में, ऋग्वेद में हमको साक्ष्य मिलता है वर्ण व्यवस्था का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण के बारे में डिस्क्राइब है। हालांकि यहाँ वर्ण का मतलब कलर से होता था, जिसका मतलब है कि वर्ण जो है वो काम के हिसाब से डिवाइड होता था, ना कि जन्म के आधार पर। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जाएंगे अगले चरण में, तो वहां पे जो वर्ण है वो जन्म के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट अपन को याद रखना है, अभी उतना टफ नहीं है। यहां तक एनसीईआरटी लिखता है कि अगर आप वैश्य हो और अगर आप चाहते हो कि आप क्षत्रिय बन जाओ तो आप बन सकते हो। मतलब यहाँ पे चेंज करने का, वर्ण बदलने का ऑप्शन था, लेकिन आगे नहीं होगा। आज आप जिस वर्ण में हो उसी वर्ण में रहोगे। अगर आज ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही रहोगे, आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप इमलगेशन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। आगे ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। हाँ बेटा, थोड़ा ऊपर करूं, ठीक है। जल्दी लिखोगे तो एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा। कोई पानी रखा है क्या? हो गया। समाज से क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत डिटेल में पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा। हाँ बेटा, क्या क्या? लास्ट फेज। या लेटर फेज भी कह सकते हो। अच्छा, कौन बताएगा 10वें मंडल के किस सूक्त में कहा गया है ये? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। 10वें मंडल के किस सूक्त में ये दिया गया है? आप बताओ, खड़े हो जाओ। किस सूक्त में दिया गया है? ठीक है, बताते जाओ, नहीं तो खड़े होते जाओ। अरे होते जाओ। नहीं, आप तो अभी आए हो। सुक्त, सुक्त बोलना नहीं था ना। हाँ बता, सुन के भी नहीं, खड़ा हो जा। हाँ खड़े होते। इधर। हाँ पता है, अभी 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 नहीं। हाँ नहीं नहीं, पहले शुरुआत में आया था ना। नहीं आपको पता है, बैठे रहो, पूछूंगा अभी।
अच्छा आता रुको अभी आप सुनी हो बताओ, खड़े हो जाओ बोलो। हाँ तो सुनी थी। हाँ इधर, हाँ ठीक है दोनों बैठे रहो। नहीं पढ़े? अरे यार इसी को ले जाओ आप अपने घर। हाँ नहीं पढ़े हो? कंफ्यूज थी? रिवीजन चल रहा है? ठीक है रिवीजन करो बेटा, करो ना तो कब करोगे? यहाँ सरकार बदल जा रही है यार, आप लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे हो हैं? ममता दीदी सदमे में है कल से, ठीक है, मच्छी नहीं खा पा रही है बेचारी और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। बगल में था, सुन के बता देता। बैठ जा। करना भाई, कब करेगा? आपका एग्जाम है बेटा, करो 2 अटेम्प्ट है ना आपके पास? तो हाँ तो 2 ना। एग्जाम मत छोड़ना, देना। हाँ रिवीजन नहीं हो रहा है? करो 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 करो, पहला ही चैप्टर पढ़ाया हूँ, पहले ही टॉपिक था वो, ठीक है? मन नहीं करता? हे भगवान, जब लाल बत्ती मिलेगा ना तो मन नहीं करता बेटा कि गरीबों के साथ जाके बैठे, वहां फिर मन करता है सीधे अंबानी के साथ बैठे। तो जब अंबानी के साथ बैठना है, अंबानी के घर जाके रेड करना है, तो अभी तो मन करवाना पड़ेगा ना। और रिवीजन कैसे करते हो आप लोग? रिवीजन लिख लिख के पढ़ते हो, और बाकी लोग? पीछे से जवाब आ रहा है कि सर हम रिवीजन ही नहीं करते। आप पूछ रहे हो कैसे करते हैं, पढ़ाओ ना, काहे टाइम पास करो। चलो पढ़ा देता हूँ। पुरुष सूक्त है ना, याद रखिएगा। देखिए जहां पे मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं ना, मान के चलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, अगर आज नहीं पूछा है तो कल पूछेगा, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बेटा आप 2-3 दिन कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद ना आप नोट्स लेके उस नोट्स को पढ़ते जाना, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। 2 चैप्टर हुआ है अभी तक हमारा, 2 या 3 हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। किसी को डाउट? शादी ब्याह करें अब थोड़ा सा, ठीक है चलो। तो अब विवाह देख लेते हैं। चलो कौन करेगा विवाह? प्रियांशु वर्सेस, अरे वर्सेस नहीं बोलते, वेट्स बोलते हैं ना, यही बोलते हैं क्या? हाँ संग। हाँ कोई अगर पसंद है तो बता, बता प्रियांशु भाई। अरे कोई तो पसंद होगी। चलो तो मैं अपने नाम अपने हिसाब से है ना शादी करवा देता हूँ, चलेगी ना? तो प्रियांशु की शादी हो गई किससे? पिंकी से। प्रियांशु आपका कोई छोटा भाई है क्या बच्चा? कोई छोटा भाई है आपका? बड़ा नहीं, छोटा चाहिए। विकास को छोटा भाई बना लेते हैं, चलेगा ना? रोगे थोड़ी बाद में, खुश हो ना? ठीक है। ध्यान से समझ, इधर इधर सब लोग लिखो मत, इधर देखो, ये सब नहीं लिखना होता है, ये समझा रहा हूं। पता चला आप लिख रहे हो प्रियांशु वेट्स पिंकी, कि पिंकी की कोई बहन है क्या, है ना? विकास खोज रहा है, खोज मत, तेरे को पिंकी दिलाऊंगा। प्रियांशु की शादी हुई पिंकी से, ठीक है? प्रियांशु बेटा अब आप मर जाओ। प्रियांशु मर गया, शादी होते मर गया, ठीक है, 1-2 साल बाद मरा, इतना तो मतलब रहम कर देता हूं मैं। तो प्रियांशु की शादी हुई पिंकी से, प्रियांशु डेट हो गया, यानी 1-2 साल या 4 साल 5 साल बाद मर गया। अब इसका छोटा भाई है विकास। तो अगर पिंकी चाहे, देख ले विकास भाई, अगर पिंकी चाहे तो विकास से शादी कर सकती है। यानी जो डिसीज पति है, जो मरा हुआ पति है, उसका छोटा भाई उसके भाभी से या उसके भाई की पत्नी से शादी कर सकता है। इस विवाह को कहते हैं नियोग विवाह। क्या कहते हैं? नियोग विवाह। यह पॉइंट याद रखना, अभी खत्म नहीं हुआ है,
थोड़ा और आगे चलते हैं। यदि इन दोनों से, किन दोनों से, इन दोनों से, यदि इन दोनों से इसको पुत्र की प्राप्ति हुई है, अगर इसको बेटा हुआ है, तो इसको एडवाइज किया जाता था, सिर्फ एडवाइज बोल रहा हूं, एडवाइज किया जाता था कि आप दोबारा शादी ना करो, लेकिन फिर भी अगर पिंकी को विकास पसंद है तो शादी हो सकता था। तो ये है नियोग विवाह। फिर से ओरिजिनल लैंग्वेज में जो आप लिख सकते हो समझा रहा हूं कि यदि किसी महिला के पति मर जाता है तो मरे हुए पति के छोटे भाई से वो शादी कर सकती है, इसी को हम नियोग विवाह के नाम से जानते हैं। लिखो मत, एक और विवाह बताता हूं। अब जैसे मान लो, ये समझ में आया ना बेटा, पुत्र वाला। अच्छा चलो फिर से एक बार, कि यदि किसी महिला की शादी होती है और अगर महिला का पति मर जाता है तो पति के छोटे भाई से वो शादी कर सकती है, लेकिन अगर उसको पहले पति या मरे हुए पति के साथ पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उसको एडवाइस किया जाता था कि आप शादी ना करो, लेकिन फिर भी अगर वो शादी करना चाहती है तो वो अपने देवर से शादी कर सकती है। अब आप बोलोगे कि सर देवर ही ना हो तो चाचा, मामा, मौसा, किसी का तो बेटा होगा। इसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है, ऐसा माना जाता है, आज नहीं बहुत पहले, कि महिला को बुढ़ापे में सहारा चाहिए, क्योंकि महिला बाहर जाके काम नहीं करेगी, उसको सहारा चाहिए। सहारा या शादी से पहले पिता देता है, शादी के बाद पति, और पति के बाद पुत्र देता है। अगर आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई तो आपका बुढ़ापे का सहारा मिल गया, तो फिर आप क्यों शादी करोगे? लेकिन फिर भी अगर आप शादी करना चाहते हो तो कर लो। क्यों? क्योंकि वी आर लिबरल पर्सन, यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए इनको छूट दिया गया है। तो इसलिए कि महिला अगर पहले वाले पति से पुत्र की प्राप्ति है तो सिर्फ एडवाइस दिया जाता था कि मत करो, लेकिन फिर भी करना चाहती है तो कोई रोक नहीं है। अब क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो एक और कोई बलि का बकरा कोई बनेगा, रामू, ठीक है, और रामू को पसंद है रिंकी, पिंकी की छोटी बहन, ठीक है। अब लड़ लो तुम लोग। देखो रामू को पसंद है रिंकी, ठीक है, तो इन लोग क्या शादी कर सकते हैं? लव मैरिज कर सकते हैं, यस और नो? यस। इसको कहा जाता था गंधर्व विवाह। क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है कि लड़का और लड़की अपने पसंद से शादी कर सकते थे, बट याद रखना अपने ही खानदान में करना, अपने ही समुदाय में करना, अपने ही कम्युनिटी में करना। लव जिहाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप अपने समुदाय, आज मम्मी बोलती है ना कि बेटा लड़की पसंद है तो बता दे, लेकिन अपने ही जाति में होना चाहिए, बोलते हैं ना, तो सेम वैसे ही है कि अगर कोई लड़का लड़की पसंद कर रहे हो कर लो शादी, बट अपने कम्युनिटी अपने समुदाय में होना चाहिए, कहीं दूसरे समुदाय में मत करना, ठीक है। तो इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। ये नियोग विवाह, ये गंधर्व विवाह। आगे आते हैं। बाल विवाह था क्या? चाइल्ड मैरिज था क्या? चाइल्ड मैरिज के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। चाइल्ड मैरिज का पहला साक्ष्य हमको मौर्योत्तर काल में मिलता है, पोस्ट मौर्यन एज, जिसमें हम पढ़ेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति से पहला साक्ष्य मिलता है। चाहोगे तो लिख सकते हो कि फर्स्ट एविडेंस जो है वो हमको पोस्ट मौर्य से मिलता है, वहां मैं इसको डिस्कस में पढ़ाऊंगा। चौथा बात कर लेते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा था क्या? सती सिस्टम था क्या? सो आंसर इज नो। सती का पहला साक्ष्य हमको एरण अभिलेख से मिलता है, ये मध्य प्रदेश में है। इसको हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड में, गुप्त पीरियड में पढ़ेंगे एरण अभिलेख, वहां से पहला साक्ष्य मिलता है। यहां पे सती प्रथा नहीं था। तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आप लिख पाओगे तो लिख लेना, नहीं तो कल मैं इसको लिखवा दूंगा। लिख लोगे? ठीक है। नियोग विवाह, गंधर्व विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा। बाल विवाह और सती प्रथा नहीं था, नियोग विवाह था, गंधर्व विवाह था। ठीक है, चलिए किसी को कुछ पूछना है? हाँ बेटा। साक्ष्य, एविडेंस ऋग्वेद में मिला है, बट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है।